हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम सेट वन जो कर रहे थे 2019 जिसका कोड 822 AB है, क्लास 10th का, उसका पार्ट 2 है। क्योंकि पार्ट 1 में पूरा कंप्लीट सेट कराना पॉसिबल नहीं था, तो इस पार्ट में हम लोग इस पूरे सेट को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर भी लिए थे। और बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और अपने साथियों को बताना है कि आपका अपना यूट्यूब चैनल TR मैथ्स पॉइंट जो है उस पर प्रैक्टिस सेट लगना शुरू हो गए हैं। मैं बारी बारी से, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, मैं सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगवाऊंगा, कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ेंगे और सारे क्वेश्चन भी लगवाएंगे, है ना। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, 4 के सभी पार्ट बच्चों कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 5 का पार्ट कि यदि बिंदु A x, y B -5, 7 और C -4, 5 संरेख हो तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई 3 बिंदु तभी संरेख हो सकते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे बच्चे कितना हो, 0 हो। तो हम अच्छे से जानते हैं, ऐसे करके अपनी लैंग्वेज लिखेंगे इस तरीके से कि चूंकि बिंदु, लिखने का सही तरीका क्या है, चूंकि बिंदु A, B तथा C कैसे होंगे, संरेख होंगे यदि 3 बिंदु मेरे बच्चे संरेख कब होते हैं, तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो। तो आप कहेंगे सर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो, तभी 3 बिंदु संरेख हो सकते हैं। क्लियर है सभी का? तो आप कहेंगे सर एकदम क्लियर है। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता क्या है, तो इसका सूत्र होता है 1/2 मॉड x1 लिया है तो ब्रैकेट में y2 माइनस y3 लेंगे। फिर x1 के बाद आता है x2 और x2 के बाद ब्रैकेट में आता है y3 और y3 के बाद में लौट के y1 पे आ जाते हैं, प्लस x2 के बाद बेटा x3 रहेगा, फिर x3 के बाद आता है y1 माइनस y2 और ये मॉड क्लोज और बराबर में 0। ठीक है ना, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, अब बात ये आती है x1 y1 और x2 y2 सर कहाँ से लिए जाएंगे, तो आपको पता है ये दिए हुए हैं, ये देखिए ABC जो दिए हुए हैं वही x1 y1 का काम करेंगे। जैसे यहाँ एक बिंदु बेटा A दे रखा है x, y और एक बिंदु हमें बेटा B दे रखा है -5, 7 दे रखा है। एक बिंदु बच्चों C दे रखा है हमें कितना है, -4, 5 है। तो यहां से हम लोग अच्छे से जानते हैं, ये सर x1 होता है, ये y1, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है और ये y3 होता है। ये वैल्यू उठा के जैसे ही हम यहाँ पर लगाएंगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से समझिए कि 1/2 तो अपने पास बाहर चल ही रहा है, मॉड ऑफ x1 और x1 की जगह कितना लगा देंगे, तो आप कहेंगे सर x लगा दीजिए, ब्रैकेट में y2 और y2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 7 है, माइनस y3 और y3 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5 है, और प्लस का x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर माइनस का 5 है और माइनस की संख्या हम लोग ब्रैकेट में लगा देंगे। ठीक है, और y3 और y3 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 5 है, तो y3 की जगह 5 लगाएंगे और माइनस का y1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर y है, तो y1 के स्थान पर y लगा दो। प्लस का अपने पास x3 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे -4, माइनस की संख्या लगाते हैं बच्चों ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में y1 की वैल्यू अपने पास y है, तो y1 के स्थान पर y लगा देंगे और माइनस y2, और y2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर y2 की वैल्यू 7 दे रखी है, तो यहाँ पर 7 लगाइए, मॉड क्लोज हो जाएगा बराबर 0। मॉड इसलिए लगाया जाता है जिससे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस का ना हो, ठीक है ना, पॉजिटिव रहे। अब इसे सॉल्व करिए, 1/2 तो बाहर चल रहा है और आप चाहें तो इस 1/2 को 0 के बटे में ले जा सकते हैं। जैसे इस वाले 1/2 को बेटा इस 0 के बटे में लेके जाएंगे तो वो कहानी तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा, मॉड ऑफ x, और 7 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, और देखिए प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर माइनस हो जाएगा, और 5 तो है ही अपने पास, और ब्रैकेट में 5 माइनस का y चल रहा है, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो ये हम कहेंगे माइनस का 4, और ब्रैकेट में y -7 चल रहा है, मॉड क्लोज और बराबर में 0। तो ये आ जाएगा मॉड 2 की x से गुणा करेंगे 2x
और ये -5 के अंदर गुणा करेंगे बेटा इसके अंदर, तो 5×5 वो भी माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का 5/, हो जाएगा। फिर -4 के अंदर ब्रैकेट में गुणा करेंगे -4/, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये प्लस हो जाएगा, और 4 सत्ते हो जाएगा 28, और बराबर में 0। करिए कैलकुलेट, 2x तो है ही अपने पास। और देखिए 5/, में से अगर हम 4/, को माइनस कर दें तो प्लस का बाई बच जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, माइनस का 25 और प्लस का 28 तो बचेंगे हमारे पास बेटा, प्लस का कितना 3 बच जाएगा, बराबर 0। और आपको एक बात अच्छे से पता है, जब हमारे पास मॉड के अंदर एक अज्ञात राशि होती है बेटा, मॉड के अंदर क्या होती है, अज्ञात राशि, तो हम एक तरफ से मॉड हटाते हैं और दूसरी तरफ प्लस माइनस लगाते हैं। तो 0 पर अगर हम प्लस माइनस लगाएंगे, बताइए कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो आप 0 पर प्लस माइनस लगाएंगे तब भी वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो हमसे x और y में एक पूछा जा रहा था मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक संबंध पूछा जा रहा था। तो वो संबंध कुछ और नहीं बेटा, वो संबंध ये निकल के आ गया, वो संबंध हमारे पास ये निकल के आ गया, और ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है ना। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, कि आपके लिए ये लाभदायक वीडियो है या नहीं है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने पास ये है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए इतने बराबर इतने। ठीक है, जब भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हों तो उन्हें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से करते हैं, और जो साइड बड़ी होती है हम उसी को लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ से अगर देखें तो बड़ी कौन सी साइड है, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर बड़ी है। कितनी है, 1+, और ब्रेकेट में है बेटा 1 - tan थीटा, और बटे में 1 - cot थीटा है, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर आपको एक जैसे चिन्ह नजर आ रहे हैं ऊपर और नीचे, और tan cot आ रहा है, तो आप इसे कई तरीकों से कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप इसे साइन और कॉज में तोड़ लीजिए, तब भी हो जाएगा। वरना आप छोटा अगर करना चाहते हैं क्वेश्चन, तो बेटा साइन कॉज में मत तोड़िए, आप इसे किस में तोड़िए, tan में तोड़ लीजिए नीचे वाले को। जैसे ही tan थीटा, तो ऊपर एज इट इज ही लिखा रहने दीजिए। आप कहेंगे चलिए सर मान गए आपकी बात। और cot थीटा बराबर होता है बेटा 1/tan थीटा होता है। cot थीटा बराबर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। आप कहेंगे चलिए ये भी कहना मान लिया आपका, और ये इस तरीके से लिख लेंगे, और ये पूरी ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो नीचे वाली ब्रैकेट में अगर देखो तो इसमें इसके बीच में प्लस और माइनस कुछ भी दिखे तो आप एलसीएम लेंगे, यानी माइनस है तो इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान के नीचे वाली भिन्न का एलसीएम ले लीजिए। ऊपर तो अपने पास 1 - tan थीटा बेटा चल ही रहा है, और नीचे एलसीएम ले लेंगे तो उसका एलसीएम हो जाएगा tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा की 1 से गुणा करेंगे तो बेटा tan थीटा एकम हो जाएगा tan थीटा, और एक एकम हो जाएगा 1, इस तरीके से। और ये वाली भिन्न नीचे वाली भिन्न 1 है, और इस पूरे का बेटा होल स्क्वायर तो अपने पास चल ही रहा है। इस तरीके से कर सकते हैं। जब इसे और कैलकुलेट करेंगे तो 1+ ये वाली भिन्न पलट के ऊपर चली जाएगी यहाँ पर, तो आप कहेंगे ठीक है सर मान गए आपका कहना। तो ये tan थीटा बेटा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और 1 - tan थीटा अपने पास चल ही रहा है, और बटे में अपने पास कितना है, tan थीटा और माइनस का 1, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए समझने वाली बात यहाँ पर है आप लोगों के लिए। कैसे करके समझेंगे सर, बताइए। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आपके पास आए, ऊपर देखिए, ये देखिए इसमें 1 और tan थीटा, यहाँ भी 1 और tan थीटा, बस फर्क इतना है, यहाँ tan थीटा माइनस का और यहाँ tan थीटा प्लस का है, और बेटा यहाँ एक प्लस का और यहाँ एक का माइनस का। जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करना, माइनस चिन्ह तुरंत कॉमन ले लेना। जैसे ही माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो हमारे पास स्टेप सेम हो जाते हैं, फिर वो कट जाएंगी। कैसे करके, ऊपर से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूंगा तो ये मेरे पास tan थीटा तो चल ही रहा है। देखिए अब जो ये माइनस का tan थीटा था, कॉमन लेने से ये प्लस का हो जाएगा tan थीटा, और इसे हमने पहले लिख लिया। और जो प्लस का 1 है बेटा वो माइनस का हो जाएगा, इसे हम बाद में लिख ले रहे हैं। और बटे में अपने पास कितना है, tan थीटा और -1, और इस पूरे का होल स्क्वायर तो चल रहा है। देखिए इस वाली ब्रैकेट से अगर मैं देखूं, इस वाली ब्रैकेट से बेटा ये वाली ब्रैकेट तो कट जाएगी, सेम हो गई। ठीक है ना। तो बस इसमें यही टर्निंग पॉइंट है, और इसमें कुछ नहीं है। तो 1+ यहाँ बच जाएगा बेटा माइनस का tan थीटा,
और इस पूरे का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं अगर होल घात सम होती है तो ये माइनस नहीं आता, क्योंकि दो बार लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और टेन थीटा का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब मैं और कैलकुलेट करूँ तो बेटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है इसका फॉर्मूला। तो हमें यही तो सिद्ध करना था। देखिए हमें सेक स्क्वायर थीटा ही तो लाना था, तो हम इसीलिए कह सकते हैं ये कौन सी साइड हमारे पास निकल के आ गई, तो आप कहेंगे सर यही तो RHS है, यही तो सर RHS है। इसीलिए कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना बच्चों, वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। और यही बात हमें क्या करनी है, तो आप कहेंगे सर यही बात हमें प्रूफ करनी है। इसे अच्छे से बॉक्स में बंद करिए, ठीक है ना, अच्छे से हम इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। इस तरीके से बॉक्स ठीक से नहीं बना, अब बिल्कुल ठीक से बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे बॉक्स में बेटा बंद कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। बताइए क्लियर है सभी का। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, बस आप लोग समझते रहिए। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बेटा बात करूं तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस थोड़ा सा समझना है, रटना नहीं है। ये क्वेश्चन अपना बेटा टारगेट भी रहेगा 2024 का, 2024 का टारगेट रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आ जाइए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने एक बात कह दी है साफ साफ शब्दों में, एक वृत्त है, एक हमारे पास क्या है बेटा, वृत्त है। तो आप कहेंगे सर बना लेंगे, एक वृत्त है, ठीक है ना। मैं इस वाले पेन का यूज करता हूं। देखिए हमारे पास एक वृत्त दे रखा है ये, ठीक है, सीधा आप बना लेना, जिस थोड़ा सा बढ़िया नहीं बना लेकिन आप समझ जाए, एक वृत्त है ये, और इस पर एक स्पर्श रेखा है। तो मैंने मान ली बेटा ये हमारे पास इसकी क्या है, तो आप कहेंगे ये स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को हम लोग अपनी तरफ से कितना मान ले रहे हैं, तो आप कहेंगे स्पर्श रेखा को सर कैपिटल A और कैपिटल B मान लो, आप X और Y भी मान सकते हैं। और कह रहा है कि एक वृत्त की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, और इस पर बेटा त्रिज्या भी हमें दे रखी है। इसकी एक स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु है जिसका नाम हम लोग P मान लेते हैं, और ये वृत्त है, इसका केंद्र O मान ले रहे हैं। इससे OP क्या हो गई, एक त्रिज्या हो गई। अब हमें ये सिद्ध करके दिखाना है भाई, देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हमें सिद्ध करके दिखाना है ये जो हमारे पास स्पर्श रेखा है इस त्रिज्या पर लंब है, अर्थात इसके साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 90 अंश का। आ जाइए कैसे करते हैं। देखिए जब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हो तो प्रमेय की तरह सॉल्व करते हैं। ऐसे करें, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बेटा ज्ञात है। सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी ज्ञात है। हमें ज्ञात क्या है, तो आप कहेंगे सर हमें तो इतनी सी चीज ज्ञात है। चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। हमें ज्ञात है क्या चीज, कि O केंद्र वाले वृत्त की, हमें ज्ञात है बेटा O केंद्र वाले, O केंद्र वाले वृत्त की, हमें ज्ञात है बेटा O केंद्र वाले वृत्त की, O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ध्यान से समझिएगा। हमें ज्ञात है O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा AB, AB, AB जिसका स्पर्श बिंदु P, जिसका बेटा स्पर्श, जिसका स्पर्श बिंदु, जिसका स्पर्श बिंदु P तथा P तथा P तथा P से होकर जाने वाली, P से होकर जाने वाली, P से होकर जाने वाली त्रिज्या OP है, होकर जाने वाली त्रिज्या OP है। इतनी चीज तो हमें दे रखी है। प्रश्न ने साफ साफ कह रखा है O केंद्र वाला एक वृत्त है, फिर एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु है वो हमने P मान लिया, उससे होकर एक स्पर्श रेखा AB जाती है। उसके बाद में बेटा हेडिंग आती है सिद्ध करना है के बाद में, ज्ञात है के बाद सिद्ध करना है। उसके बाद में बेटा हेडिंग डालते हैं प्रॉपर सिद्ध करना है। हमें बेटा क्या सिद्ध करना है, इसे भी थोड़ा सा
ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ से सिद्ध करना है जो हमारे पास स्पर्श रेखा है बेटा, स्पर्श रेखा ए बी जो है वो लंब है किस पर, तो आप कहेंगे सर त्रिज्या ओपी पर लंब है। ये बात हमें सिद्ध करके दिखानी। उसके बाद में एक हेडिंग डालेंगे रचना। रचना यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं। रचना में हम लोग क्या करेंगे वो भी समझिए थोड़ा सा। रचना में कुछ खास नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से केंद्र ओ से मतलब पहले ऐसे समझिए, इस ए बी पर पी के अतिरिक्त ये जो बिंदु पी स्पर्श बिंदु इसे छोड़कर इसके अतिरिक्त ए बी पर स्थित एक बिंदु लेंगे बेटा, और उस बिंदु को हम क्यू मान लेते हैं और उस बिंदु को फिर किससे मिला देंगे, तो आप कहेंगे सर ओ से मिला दीजिए। आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। चलिए डार्क भाई इस वाले पेन से आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा इसे डॉटेड लाइन से मिला देंगे। तो इतना काम किस में जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये वाला काम जाएगा रचना में। हमने क्या किया अपनी तरफ से, तो आप कहेंगे सर हमने किया है सबसे पहले स्पर्श रेखा ए बी पर स्पर्श बिंदु पी के अतिरिक्त, है ना। हमने क्या किया, ए बी पर स्पर्श रेखा हमने यहाँ से क्या कर दिया, तो आप कहेंगे सर हमने यहाँ से स्पर्श रेखा एक मिनट हमने क्या किया, स्पर्श रेखा ए बी के अतिरिक्त यानी कि इसे छोड़कर ए बी के अतिरिक्त हमने क्या, स्पर्श रेखा ए बी पर, है ना। एक मिनट ए बी के अतिरिक्त नहीं, पी के अतिरिक्त, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, लैंग्वेज का खेल है इसमें। यहाँ क्या लिखा हमने, स्पर्श रेखा ए बी पर, स्पर्श रेखा ए बी पर स्पर्श बिंदु पी के अतिरिक्त यानी कि पी को छोड़कर पी के अतिरिक्त एक बिंदु पी के अतिरिक्त एक बिंदु क्यू लिया तथा उसके बाद क्या किया हमने, तो आप कहेंगे सर ओ क्यू को मिलाया। फिर हमने क्या किया, तो ओ क्यू को मिलाया। बताइए क्लियर है सभी का। तो आप कहेंगे सही है सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आती है हेडिंग उपपत्ति। क्या आती है हेडिंग, उपपत्ति, क्योंकि सारा खेल बेटा इसी का। उसके बाद में हेडिंग आती है उपपत्ति यानी कि प्रूफ। अब प्रूफ में थोड़ा संभाल के करना है, बस ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए प्रूफ में अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो एक बात ये बताइए मुझे, आप इतने तो समझदार हैं कि हम लोग जानते हैं भाई ये। अच्छा एक बात ये और बताइए, इसमें एक चीज और आप कर सकते हैं। देखिए एक चीज और कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, थोड़ा सा नॉलेज दे दूं यहाँ पर। देखिए आप एक चीज और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेरी बात ध्यान से समझिए। हमने क्या किया, चलिए ये तो कंफर्म है कि हमने एक बिंदु क्यू लिया तथा ओ क्यू को मिलाया, लेकिन ये ओ क्यू जो है ना, इस वृत्त को कहां पर काट रहा है, तो आप कहेंगे सर इस ओ क्यू जो है वृत्त को बिंदु आर पर काटता है, तो इस वाले बिंदु का नाम आप आर दे दीजिए। तो यहां लिखेंगे ओ क्यू को मिलाया जो वृत्त को बिंदु आर पर काटता है, बताइए यही तो कर रहा है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बात सही है, यहां तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब हेडिंग डालिए रचना के बाद अब डालेंगे हेडिंग भाई उपपत्ति। बहुत अच्छी फिर में ये 2024 का अपना टारगेट रहेगा उपपत्ति। बहुत अच्छी फिर में उपपत्ति में थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पहले एक बात ये बताइए, अगर मैं देखूं ओपी क्या है, तो आप कहेंगे वृत्त की त्रिज्या है सर। ओ आर क्या है, तो आप कहेंगे ये भी सर वृत्त की त्रिज्या। तो हमें अच्छे से पता है बेटा कि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो हम कह देंगे ओपी जो है बेटा वो बराबर है किसके, ओ आर के बराबर है। इसे आप समीकरण एक मान लिए और ब्रैकेट में लिखिए त्रिज्याएं हैं। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये क्या है बेटा, तो आप कहेंगे सर त्रिज्याएं हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती हैं, तो आप कहेंगे सर वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो लिख देंगे त्रिज्याएं हैं। ब्रेक इतना ही लिख दीजिए, इतने से ही काम हो जाता है। ये क्या है, त्रिज्याएं हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक बात और बताइए यहाँ पर,
अगर ये OP बराबर OR के है, OP तो हम OQ को कैसे लिख सकते हैं, OQ को, तो आप कहेंगे सर OQ को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि OQ बराबर है बराबर OR और प्लस का कितना है RQ है। OQ को हम लिख सकते हैं OR और प्लस का RQ, ऐसे लिख सकते हैं। समीकरण 1 से अगर मैं बात करूं तो ये OR किसके बराबर है, OP के बराबर है, तो मैं यहाँ OR के स्थान पर OP रख सकता हूं। तो आप कहेंगे ठीक है, हम यहाँ OQ बराबर OR के स्थान पर OP रख देंगे और प्लस का RQ तो चल ही रहा है। ये बात कहाँ से लगाई, तो आप कहेंगे सर समीकरण 1 से। यहाँ पर जो हमने काम किया वो कहाँ से, समीकरण बेटा 1 से काम किया है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अब एक बात मुझे ये बताइए, आप इतने तो जानते ही हैं बहुत अच्छे से, इतनी बात तो, कि अगर OQ मेरे पास है वो OP प्लस RQ के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया OQ जो होगा खाली OP से तो बड़ा होगा, क्योंकि OQ जो है वो इसके और इसके योग के बराबर, तो जो OQ वो खाली इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। तो इसे लिखने का क्या तरीका है, तो लिखने का केवल यही तरीका है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो OQ है ना वो बड़ा है कितने से, OP से। या मैं दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा कि मैं OP को इस साइड में लिख लूं और OQ को इस साइड में लिख लूं। इन दोनों में देखा जाए तो OQ की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ पर हम OQ की तरफ मुंह खोल दें, बात खत्म है। ऐसे किया जा सकता है। अब आपने एक चीज यहाँ से नोटिस की, OP जो है OQ से छोटा आया है, यानी कि जो OP है ना, OP वो इस OQ से यानी कि इस वाले रेखाखंड से क्या आया, छोटा आया है। पता है क्यों आया है, क्योंकि भैया वो है ही छोटा और ये लंबा है। देखिए ऐसे ही इसी प्रकार अगर मान लीजिए AB पर हम कोई भी बिंदु ले लें, P के अतिरिक्त, AB पर इस P को छोड़कर, यहाँ पर बिंदु ना लें, इसको छोड़कर कोई सा भी बिंदु ले लें, जैसे सपोज करो यहाँ पर एक बिंदु ले लिया मैंने और उसको जब मैं O से मिलाऊंगा तो ये वाला जो बिंदु, ए वाला जो रेखाखंड है, ये भी बेटा OP से बड़ा होगा। तो लैंग्वेज कैसे लिख के दिखाएंगे वही बात समझिएगा, मेन इसकी लैंग्वेज ही है बेटा और कुछ नहीं है इसमें। तो हम कह सकते हैं इसमें लैंग्वेज में कि इसी प्रकार, क्या लिख सकते हैं बेटा, इसी प्रकार यहां लिख सकते हैं, इसी प्रकार AB पर P के अतिरिक्त, AB पर P के अतिरिक्त, P के अतिरिक्त, P के अतिरिक्त, इसी प्रकार AB कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार AB पर P के अतिरिक्त जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी बिंदु होंगे, इसी प्रकार AB पर P के अतिरिक्त जितने भी बिंदु होंगे उन सबको केंद्र O से, उन क्या लिखेंगे भाई, उन सबको केंद्र O से मिलाने पर, उन सबको केंद्र O से मिलाने वाला रेखाखंड लिखिए, केंद्र O से मिलाने वाला रेखाखंड, केंद्र O से मिलाने वाला रेखाखंड OP से बड़ा होगा, OP से बेटा क्या होगा, बड़ा होगा, OP से बड़ा होगा। सीधी बात है, OP से यानी कि बड़ा ही होगा, OP से बड़ा होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं बेटा, यहां पर हम ये कह सकते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं OP सबसे छोटा रेखाखंड होगा, OP सबसे छोटा रेखाखंड होगा, सबसे छोटा रेखाखंड होगा। तो आप कहेंगे बात बिल्कुल सही, और आप जानते हैं कि सबसे छोटा जो रेखाखंड होता है बेटा वो क्या होता है, लंब होता है। तो यहां पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, चूंकि सबसे छोटा रेखाखंड 9th में ये प्रमेय भी बेटा है और सिद्ध भी किया हम लोगों ने, लिख सकते हैं क्योंकि सबसे छोटा रेखाखंड लंब होता है, सबसे छोटा रेखाखंड लंब होता है और सबसे छोटा रेखाखंड लंब होता है। तो हमने ये बात तो बेटा प्रूव कर ही दी है कि जो OP है वो सबसे छोटा है, तो अगर सबसे छोटा है OP तो OP AB पर क्या है, लंब है, बात फाइनल हो गई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को बेटा, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास OP है
इसीलिए हम बोल सकते हैं ओपी जो हमारे पास है वो लंब है ए बी पर। देखिए ओपी लंब है ए बी पर या ए बी लंब ओपी पर, अब बात एक ही होती है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी लंब है किस पर, ओपी पर। ए बी लंब है ओपी पर, और यही बात हमें क्या करनी थी, तो आप कहेंगे सर यही तो बात हमें सिद्ध करनी थी। तो इस तरीके से बॉक्स में बंद करेंगे अच्छे से, और इसे क्या लिख देंगे, यहाँ पर प्रूव्ड लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम लोग प्रूव्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। तो इस तरीके से बेटा हमें इस क्वेश्चन को प्रूफ करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मैं फिर से दिखाता हूं, आप एक बार देखिएगा, ठीक है ना। देखिए ये था क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन 2024 में आने के चांसेस रहेंगे अपने यूपी बोर्ड में 2024 में। आप लोग इस क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लगा के चलेंगे, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा बेटा, स्क्रीन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है हमसे क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में कि यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई समांतर माध्य दे रखा है, तब भी हम समांतर माध्य निकालेंगे। जब भी कोई अज्ञात राशि आपसे पूछे तो सबसे अच्छा तरीका होता है प्रत्यक्ष विधि लगाइए। कौन सी विधि लगाइए, तो आप कहेंगे सर प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, आपने कहा तो वही लगाएंगे। चलिए भाई, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ से टेबल बनाऊं, सबसे पहले आपको समांतर माध्य दे रखा है बेटा, और समांतर माध्य को किससे व्यक्त करते हैं आप जानते हैं, जो समांतर माध्य बोल दो या माध्य एक्स बार। ये कितना दे रखा है, आप कहेंगे 25 दे रखा है सर। अब आप यहां पर लिखेंगे सबसे पहले वर्गांतर, टेबल बनाएंगे वर्गांतर, ठीक है ना। वर्गांतर के बाद में तुरंत आप क्या निकाला करें, वर्ग चिन्ह निकाला करें। वर्ग चिन्ह बोल दो या मध्य बिंदु बोल दो, बात एक ही है, ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तुरंत यहाँ पर कौन सा चिन्ह निकाल देंगे, तो आप कहेंगे वर्ग चिन्ह, ठीक है ना। वर्ग चिन्ह को कुछ और नहीं बेटा एक्स से व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या आती है, बारंबारता। बारंबारता, और बारंबारता को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, एफ से, फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं। फिर ये एफ एक्स निकालते हैं, एफ इंटू एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो आप कहेंगे सर एकदम ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ और इनकी वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। देखिए वैल्यू क्या लेंगे, तो आप कहेंगे सर पहले में वर्गांतर ये 0 से अपने पास 10 है, उसके बाद में 10 से 20 है, और फिर हमारे पास 20 से 30 है, और उसके बाद में बेटा 30 से 40 है, और फिर 40 से 50। वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर वर्ग चिन्ह में हम ये करते हैं कि इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो 10 में 0 जोड़ेंगे 10, और 10 का आधा 5, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। फिर 20 और 10 30, 30 का आधा 15। अब इन दोनों में देख लीजिए कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 10, 10 जोड़ते चले जाइए, 15 10 25, और 25 और 10 35, 35 और 10 हो जाएगा कितना, 45, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही, कोई भी छोटा नहीं। बारंबारता हमें प्रश्न ने दे रखी है, तो हम लिख लेते हैं बारंबारता कितनी दे रखी है हमारे लिए, वो दे रखी है 3, फिर दे रखी है x, उसके बाद में 6, फिर दे रखी है बेटा 10, उसके बाद में हमें 5। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, ये है x और ये है f, इन दोनों की गुणा करके सामने लिख देंगे। तो ऐसे करके निकाला जाएगा, 5 की 3 से गुणा करेंगे, 5 3 हो जाएगा 15, ठीक है। और 15 की x से गुणा करेंगे, 15x हो जाएगा, और 25 25 छक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 25 चौका 125, पंजे 125, 25 छक 150 होता है, ठीक है। फिर 35 की जब हम किससे गुणा करेंगे, गलत गुणा कर रहे हैं भाई, 35 की गुणा करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 350। फिर उसके बाद में 45 की जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 55 25 हो जाएगा बेटा, और 5 चौक 20, और 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट टेबल हो गई। तो हम इसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, और हम यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर चलिए मैं पार्टीशन कर देता हूँ इस तरीके से, जिससे एक आइडिया रहेगा। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे अच्छे से, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे आप लोग, एक यहाँ खींचेंगे, ठीक है। और इस तरीके से लाइन खींचेंगे। टेबल अच्छे तरीके से बनानी है, ये इतनी सुंदर नहीं बनी है, लेकिन आप लोग इसके लगा के जब बनाएंगे तो बहुत सुंदर टेबल बनती है इसकी, ठीक है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि टेबल कैसे करके बनानी है ना। चलिए भाई देखिएगा यहां से इस तरीके से, ठीक है। अब इसे देखिए ऐड करिए। जब हम इसको ऐड करेंगे बेटा,
तो यहाँ से तो हमें मिल जाएगा सिग्मा एफ, हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। जोड़िए भाई, देखिए जो एक्स अज्ञात राशि आती है उन्हें अलग ही लिख लिया करें प्लस में। तो ये हो जाएगा 3 और 6 9 हो जाएगा, 9 और 10 हो जाएगा कितना 19, 19 और 5 हो जाएगा बेटा 24। तो यहाँ तो आ गया 24। ऐसे देखिए ये 15x एक अज्ञात राशि, इसे हम पहले ही लिख लेते हैं, यहाँ जोड़ेंगे तो इन्हें मिले, यहाँ से मिल जाएगा सिग्मा एफ है। ये 15x तो आप पहले ही लिख लीजिए, ठीक है। 15x तो सर पहले ही हमने लिख लिया। अब बताइए आगे क्या करें। तो आगे कुछ नहीं करना, 15 को 150 को 350 को और 225 को जोड़िए। तो यहाँ जोड़ेंगे 5 और 0 5 0 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का होता है भाई 0। हासिल 1 लगते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 1 और 1 हासिल का 2 और 5 कितना 7, 7 5 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 के 9 हासिल 1। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सही ना। देखिए 1 1 और 1 हासिल का 2 और 1 3 और 3 6 और 2 कितना 8, सही है ना। आप कहेंगे सर ठीक कहाँ है, क्योंकि x वाला पद तो आपने पहले ही लिख लिया, आप दोबारा उसे क्यों जोड़ रहे हैं। एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं, 5 में 0 5 0 5 और 5 10 का 0 हासिल 1। तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2 और 5 हो जाएगा 7, 7 5 12, 12 और 2 कितना 14 हो जाएगा, 14 के 4। आप कहेंगे सर यहाँ पर 9 नहीं आएगा, यहाँ पर 9 नहीं आएगा बल्कि कितना आएगा 14, 14 के 4 हो जाएगा हासिल 1, है ना। तो अब क्लियर है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो, 1 और 1 हासिल का 2 और 3 कितने 5 और 2 7। तो यहाँ पर भाई 7 आ जाएगा 740 और ये बीच में क्या आ जाएगा प्लस। कैलकुलेशन आप संभाल के करिएगा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में बेटा कोई दिक्कत हो गई तो समझ लेना आंसर नहीं आएगा। तो मेन अपने पास कैलकुलेशन ही है। अगर कैलकुलेशन आपने अच्छे से कर ली तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, और अगर आपने कैलकुलेशन नहीं की तो बहुत दिक्कत में पड़ने वाले हैं। क्लियर है सभी का, बताइएगा। यहाँ तक आपने क्या किया, 15 को जोड़ा, 15 को जोड़ लिया, फिर हमने 150 को बेटा जोड़ा, फिर हमने क्या किया 350 को जोड़ा, उसके बाद में 225 को जोड़ दिया, उसके बाद में हमने क्या किया बेटा 225 को जोड़ दिया, 740 आ गया। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर विधि कौन सी लगाने वाले हैं, तो आप कहेंगे सर प्रत्यक्ष विधि लगा दीजिए, वही हमारे लिए ज़्यादा सफिशियंट होगी। तो यहाँ पर प्रॉपर हेडिंग डाला करें इस तरीके से भाई, कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, जैसे हम लोग इंग्लिश में बेटा डायरेक्ट मेथड कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि से। और प्रत्यक्ष विधि से हम अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि माध्य का जो सूत्र होता है ना बच्चों, माध्य जिसे हम x बार से व्यक्त करते हैं, इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ है माध्य, यानी कि x बार की वैल्यू प्रसन्न ने दे रखी है, कितनी दे रखी है, देखिए x बार की वैल्यू बेटा 25 दे रखी है, तो इसकी जगह तो हम लोग लगा देंगे 25, लगाइए 25। और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 15x प्लस 740 है, तो इसकी जगह 15x और प्लस का बेटा 740 लगा देंगे। और बटे में अपने पास सिग्मा एफ की वैल्यू x प्लस 24 है, तो यहाँ पर x प्लस कितना लगा दीजिए 24, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक मान के आप इसकी तिरछी गुणा करिए। जब देखिए x की गुणा करेंगे 25 से तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 25x हो जाएगा, ठीक है। और जब 24 की गुणा 25 से करेंगे तो ऐसे समझिए 25 चौका बेटा होता है 100, 100 का 0 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, 600। और एक की तिरछी गुणा करेंगे फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 15x और प्लस का 740, ठीक है। तो ये अपने पास 25x, ये 15x प्लस का इधर आके माइनस का 15x हो जाएगा, और बराबर में बेटा 740 और ये प्लस का 600 है, इधर आके माइनस का 600 हो जाएगा। 25x में से 15x घटाएंगे 10x बचेगा, घटाइए इधर 740 में से 600 घटा देंगे तो बेटा 140। जीरो से अगर मैं इसे काटूं तो मेरे पास बेटा जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू यहाँ से 14 आ गई, और इसे हम इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देंगे और लिख देंगे क्या चीज, प्रूव्ड लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड नहीं बल्कि आंसर, क्योंकि हमसे आंसर ही पूछे जा रहे थे बेटा, हमसे क्या पूछे जा रहे थे, आंसर। यानी कि हमसे किसका मान इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, x का मान हमसे पूछा जा रहा था, तो हमने x का मान निकाल के दे दिया। तो सही तरीका इस क्वेश्चन का करने का बच्चों यही है। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, है ना।
आ जाइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना स्क्रीन पर। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत कम बच्चे लगा पाते हैं, लेकिन ये पूछा बहुत जाता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीट भी होता है। बड़े प्यार से समझना है। देखिए, सिद्ध करने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग किससे करेंगे, हेडिंग डाल के करेंगे प्रॉपर। देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ज्ञात है। क्या है, ज्ञात है। आप कहेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, अरे पढ़ लेंगे भाई, पहले लिख तो लीजिए। हमें ज्ञात है निम्न चित्र में कोण ACB बराबर 90 अंश है। कितना है, ये हमारे पास है बेटा, कोण ACB बराबर कितना है, 90 डिग्री है। और हमें पता है कि तथा एक बात और दे रखी है कि CD है वो लंब है किस पर, AB है। इतनी चीज तो हमें दे रखी है। तो आप कहेंगे सर इतनी चीज दे रखी है तो इतनी चीज में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे इसमें। ठीक है, अब जैसे इस चीज को थोड़ा समझिए। उसके बाद हेडिंग क्या आती है, तो आप कहेंगे ज्ञात करने के बाद हेडिंग आती है सर सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हमें क्या चीज सिद्ध करना है, तो आप कहेंगे सर हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये वाला पार्ट हमें सिद्ध करना है। कैसे करके, कि BC स्क्वायर और बटे AC स्क्वायर बराबर BD और बटे कितना, AD, ये बात हमें सिद्ध करनी है। उसके बाद रचना हेडिंग आती है। रचना हमें करनी ही नहीं है, तो सीधे हेडिंग क्या डालेंगे, उत्पत्ति। रचना बेटा हेडिंग तब आती है जब हम अपनी तरफ से प्रश्न में कोई काम करते हैं। जब हम कोई काम कर ही नहीं रहे हैं तो रचना हेडिंग नहीं आएगी। यहाँ थोड़ा दिमाग लगा के सोचने की जरूरत है बेटा। क्या सोचने की जरूरत है, बस एक बात ध्यान से समझिएगा। अगर इस बात को आप समझ गए तो समझ लेना हो गया। उसे सोचने से पहले आप इसको एक काम करिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ करके दिखाता हूँ। आप कहेंगे वो क्या करेंगे सर, बताइए। देखिएगा, मैं क्या कहता हूँ, इन्होंने कहा कोण ACB बराबर 90 अंश है। ACB का मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण अपने पास कितना है बेटा, ये वाला कोण 90 अंश है। ACB का मतलब ये कोण कितना है, तो आप कहेंगे सर ये कोण 90 अंश है। ठीक है ना। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए। देखो, अगर कोई समकोण त्रिभुज देखे तो आप समकोण त्रिभुज में 90 अंश वाले कोण को छोड़कर किसी भी एक को x मान लिया करें। तीन ही प्रकार के समकोण त्रिभुज में कोण होते हैं। अगर एक को x मान लिया तो दूसरा 90 डिग्री होगा और तीसरा 90 माइनस x डिग्री होगा। अगर ये दो कोण किसी त्रिभुज में मिल रहे हैं समकोण में, तो तीसरा 100% यही वाला होगा। या सपोज करिए किसी में अगर ये मिल रहा है और ये मिल रहा है तो 100% तीसरा ये कोण होगा। बस ये तीन ही कोण होते हैं। इन तीनों कोणों को आप जोड़ के देखना, इन तीनों कोणों का जोड़ 180 ही आएगा। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि ये वाला कोण एक 90 अंश आ गया। तो मैंने अपनी तरफ से इस वाले कोण को बेटा x मान लिया, x मान लिया, और ये 90 डिग्री है। तो ये वाला कोण कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर ये 90 डिग्री माइनस x बच जाएगा। ठीक है ना। इससे क्या होगा, संगत बिंदु निकालने आसान हो जाएंगे। ऐसे सपोज करिए मैंने ये वाला त्रिभुज लिया बेटा, ये वाला त्रिभुज, और इस वाले त्रिभुज में ये कोण कितना है, तो आप कहेंगे x डिग्री। और इन्होंने साफ साफ कह रखा CD लंब है AB पर, यानी कि ये वाली जो भुजा है वो लंब इस पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला भी कोण 90 अंश होगा और बेटा इधर वाला भी कोण 90 अंश होगा, ये दोनों। तो अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, तो अगर ये x है, ये 90 डिग्री है, तो इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री माइनस x होगा। ठीक है। ऐसे अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इस वाले त्रिभुज की, अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बेटा बात करूं, तो सीधी बात है ये 90 है, ये 90 माइनस x है। तो सिंपल सी बात हो गई, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये वाला कोण x हो जाएगा। बात फाइनल होगी। अब संगत बिंदु निकालने थोड़े से आसान हो गए ना। वैसे आपको बहुत सताता है ये क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, समझिएगा। एक नियम हम लोगों ने पढ़ा है। क्या नियम पढ़ा है, हम लोगों ने एक नियम ये पढ़ा है बेटा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज और संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हमने ये 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है, 90 अंश वाले बिंदु से सामने वाली भुजा पर अगर लंब डाला जाए, सामने वाली भुजा ये हो गई, इस पर ये हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो लंब ये कहता है भैया, फिर में ये अगर एनसीईआरटी में जाओगे तो 6.7 लगभग फिर में होगी। तो ये कहता है कि इस लंब के द्वारा
जितने भी त्रिभुज बनते हैं वो भी आपस में समरूप होते हैं, और जो छोटे छोटे ये 2 त्रिभुज बनना है इस बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। यानी कुल मिला के कह दो कि जितने भी त्रिभुज बनेंगे वो सारे के सारे त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो लिख के कैसे दिखाएंगे वो ध्यान रखना, प्रमेय लिख के दिखाना कंपलसरी है। कैसे लिखेंगे बेटा, यदि प्रमेय लिख देंगे, प्रमेय होती है यदि किसी समकोण, यदि किसी समकोण, यदि किसी समकोण त्रिभुज के, यदि किसी समकोण त्रिभुज के, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, लंब डाला जाए, लंब डाला जाए, तो इस लंब के, तो इस लंब के, तो इस लंब के, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, दोनों ओर बने त्रिभुज, दोनों ओर बने त्रिभुज, दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के, संपूर्ण त्रिभुज के, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप तथा परस्पर समरूप होते हैं। तथा क्या कह सकते हैं, तथा परस्पर तथा हम क्या कह देंगे, परस्पर भी समरूप होते हैं, परस्पर भी समरूप होते हैं, परस्पर भी कैसे होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं, बड़ी प्रमेय है, आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, परस्पर भी क्या होते हैं मेरे बच्चे, समरूप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा बहुत जाता है। ठीक है, अब ये प्रमेय लगाने की खास बात क्या है वो भी थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, अगर मैं समरूप त्रिभुज नहीं दिखाऊंगा तो जो स्क्वायर आ रहा है वो नहीं आएगा। अब समस्या ये खड़ी होती है कि ये प्रमेय तो लगा दिया सर, लेकिन कौन कौन से त्रिभुज समरूप लेंगे, तो ये देख लीजिए जो बीसी स्क्वायर लाना है, स्क्वायर का मतलब है बीसी 2 बार आ रहा है, तो ये देख लीजिए बीसी कौन कौन से त्रिभुज में आ रहा है। तो अगर मैंने देखा बेटा तो बीसी एक तो मेरे पास इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, इस छोटे वाले त्रिभुज में, और एक बीसी, यही बीसी किस में आ रहा है, तो आप कहेंगे सर एक बीसी इस बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कहा नहीं कहा, ये जो छोटे छोटे त्रिभुज होते हैं वो बड़े त्रिभुज के समरूप होते हैं, साथ में परस्पर भी। तो एक तो त्रिभुज हम कौन सा ले लेंगे जिसमें बीसी 2 बार आता होगा, फिर एसी 2 बार आता होगा, है ना। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, एक तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं बेटा सीधे से शब्दों में कि त्रिभुज, पहला तो आप कैसे भी ले लीजिए, जैसे मैंने कहा त्रिभुज बी सी डी बेटा समरूप होगा किसके, त्रिभुज। अब दूसरा त्रिभुज आप लोग अंधाधुंध नहीं ले सकते। आप कहेंगे सर अंधाधुंध का मतलब क्या है, आप थोड़ा सा ये बताइए। मतलब संगत बिंदु लेना, जैसे मैंने पहले यहाँ पर बी लिया, तो आप ये देखिए बड़े वाले त्रिभुज में जो कोण छोटे वाले में इस बी पर बन रहा है, बी पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 माइनस एक्स। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में 90 माइनस एक्स देख लीजिए किस वाले बिंदु पर बन रहा है, तो आप कहेंगे 90 माइनस एक्स इस बी पर ही बन रहा है, मतलब बड़े वाले त्रिभुज में भी बी के संगत बी है। कौन सा है, तो आप कहेंगे सर बी के संगत तो क्या है, बी है। अब इस बीसीडी में सी पर जो कोण बन रहा है वो देखिए कितना है, बीसीडी में सी पर कितना, बीसीडी में सी पर कोण बन रहा है बेटा एक्स, एक्स बन रहा है। अब बड़े त्रिभुज में एक्स देख लीजिए कहां पर बन रहा है, तो आप कहेंगे सर अगर मैं बड़े त्रिभुज की बात करूं तो एक्स हमारे पास कहां पर बन रहा है, इस वाले में ये बन रहा है, कहां पर बन रहा है, ए पर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर सी के संगत कौन है, ए है। अब यहां देख लीजिए इस त्रिभुज में डी पर कौन सा कोण बन रहा है, तो आप कहेंगे सर डी पर बन रहा है 90 अंश का कोण, और बड़े वाले में 90 अंश का कोण कहां बन रहा है, तो आप कहेंगे सर ये सी पर बन रहा है 90 अंश का। तो सीधे से शब्दों में कह दो कि डी के संगत कौन होगा, सी होगा। ठीक है, अब एक बात हमें कंफर्म पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, और संगत भुजाओं में केवल बेटा वही लेना है जिनकी हमें जरूरत है। हमें यहाँ बीसी 2 बार लाना है और क्या लाना है, बीडी लाना है, तो बीसी और बीडी में ही नियम लगाना है। कैसे करके देखिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भुजा बीसी, इसीलिए हम ये कह सकते हैं भुजा बीसी बटे किसके होगा, तो आप कहेंगे तीसरा बिंदु तो सर आपने लिखा ही नहीं,
तीसरा बिंदु सी था जो कि लिखा ही नहीं। ठीक है, तो ये बी सी जो होगा बेटा वो बटे किसके होगा, तो आप कहेंगे सर बी ए के बटे होगा, बराबर किसके होगा। फिर हमें क्या लाना है, तो आप कहेंगे फिर हमें बी डी लेके आना है। क्या लाना है, बी डी। तो हम क्या कहेंगे, जो बी डी होगा बटे किसके होगा, तो आप कहेंगे बी सी के। तो यहाँ से अपने पास बी डी हो जाएगा, वो बटे किसके हो जाएगा, बी सी के। तिरछी गुणा करिए, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे करिए। तो ये बी सी की तिरछी गुणा बी सी से करेंगे तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और बी ए की गुणा बी डी से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बी ए और इंटू बी डी हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से बी सी स्क्वायर बराबर इस बी ए को हम बेटा ए बी लिख सकते हैं, बात एक ही है, इंटू बी डी, और इसे मान लेंगे हम समीकरण कितनी, एक मान लेंगे। अब देखिए आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, इसी प्रकार आप क्या करेंगे, इसी प्रकार अगर मैं इसी प्रकार बेटा बात करूं तो इसी प्रकार हमारे पास, अब ये देख लीजिए, जैसे ए सी स्क्वायर मुझे लाना है तो ए सी किस किस त्रिभुज में आ रही है, तो आप कहेंगे ए सी एक तो हमारे पास इसमें आ रही है सर, ए सी एक तो हमारे पास इसमें आ रही है। देखो कौन सा त्रिभुज है, छोटा वाला, ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है। तो आप कहेंगे एक तो ए सी डी में, ए सी डी बोल दो या ए डी सी, पहला त्रिभुज आप बेधड़क कुछ भी ले लिया करो। तो त्रिभुज मैंने ए सी डी ले लिया, समरूप होगा किसके, और फिर किस में आ रही है, तो आप कहेंगे सर ये जो AC आ रही है ना, वो इस AC बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रही है। किस में आ रही है, इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी। तो अब बात को समझिएगा, जैसे छोटे वाले में मैंने A लिया, A पर X बना रहा है कोण, तो इस बड़े वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूं बेटा, इस पर भी हम A पर ही X बना रहा है, तो सीधे से शब्दों में ये कह सकते हैं बेटा कि A के संगत तो उधर बड़े वाले में A ही है। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, सी पर यहाँ कितना कोण बन रहा है, तो आप कहेंगे सी पर तो इस छोटे वाले में 90 माइनस एक्स बन रहा है, और 90 माइनस एक्स बड़े वाले में कहाँ पर बन रहा है, बी पर बन रहा है। तो सी के संगत कौन हो गया, बी हो जाएगा बेटा, सी के संगत कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये डी पर देख लीजिए कौन सा कोण बन रहा है, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ डी पर छोटे वाले में 90 बन रहा है, और बड़े वाले में कहाँ पर बन रहा है, 90। तो आप कहेंगे ये वाला कोण 90 है सर, और जो कहाँ पर बन रहा है, सी पर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी के संगत कौन है, सी है, डी के संगत सी है। अब सीधी सी बात है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी भाई, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं संगत भुजाओं में केवल वही लेना है जिनकी हमें जरूरत है। हमें किसकी जरूरत है, AC की और AD की। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से AC हमारे पास AC के बटे में कौन आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा AC बटे AB बराबर, फिर हमें AD लाना है, तो AD बटे कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा AD बटे AC। आप यहाँ सामने लिख के दिखा देना कि चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, आप लोग आराम से लिख देंगे। जब मैं इसकी तिरछी गुणा करूंगा बेटा, तो AC की AC से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास AC स्क्वायर, और AB की AD से गुणा करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा AB इंटू AD हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण कितनी मान लेंगे, 2। अब हमें क्वेश्चन को देखिएगा, हमें सिद्ध करना है BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। तो भैया BC स्क्वायर तो ये रहा और AC स्क्वायर ये रहा, तो समीकरण 1 बटे समीकरण 2 करेंगे तभी ये चीज सिद्ध हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर कर देंगे सर समीकरण 1, क्या कर देंगे, समीकरण 1 और बटे समीकरण 2 कर देंगे। और जैसे समीकरण 1 बटे समीकरण 2 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर कितना, AB डॉट BD बटे AB डॉट AD, कितना हो जाएगा, AB इंटू BD और बटे में आ जाएगा AB इंटू AD, AB इंटू AD। आप कहेंगे ऐसे तो वैल्यू सर ये कट रही है, बिल्कुल कट रही है, काट देंगे इसे। ठीक है ना, देखिए यहाँ AB से बेटा ये AB कट जाएगा, तो कुल मिला के ये कह दो यहाँ से अपने पास आ जाएगा BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर में BD और बटे में AD। और यही बात बेटा हमें क्या करनी थी, तो आप कहेंगे सर यही तो बात हमें सिद्ध करनी थी। तो X से बॉक्स में बंद करेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो आप कहेंगे प्रूव्ड।
देखिएगा, बताइए क्लियर है सभी का। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो जरूर बता दे, ठीक है। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन, मैं यहाँ पर आपको देखे। और अगर ये वाले आपको नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है TR मैथ्स पॉइंट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर आराम से इन नोट्स को आप लोग प्रोवाइड मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। ये सब क्वेश्चन इस समय बेटा आपके कितने चल रहे हैं, 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, और ये पूछे भी जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मैं इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है हमसे कि सिद्ध कीजिए कि m² माइनस n² बराबर 4√mn होता है। चलिए भाई, इन्होंने कहा है तो सिद्ध हम जरूर करेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा है तो हम जरूर सिद्ध इसे करेंगे। मैं थोड़ा सा कलर भी और सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, ये कलर ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो आप कहेंगे चलिए सर, मान लिया आपका कहना, और जबकि दिया क्या है हमें, तो हमें ये दे रखा है भाई, देखिए हमें दे रखा है बेटा कि tan थीटा और प्लस का sin थीटा बराबर तो m दे रखा है, इसे समीकरण 1 मान लो। और हमें दे रखा है बेटा tan थीटा माइनस का sin थीटा बराबर में n दे रखा है, इसे समीकरण आप 2 मान लो, ठीक है। फिर देखिए, सबसे पहले हम ये वाली साइड निकालेंगे, फिर ये वाली साइड निकालेंगे, फिर देख लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। और ये साइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 का वर्ग माइनस समीकरण 2 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर वर्ग करके घटाया ही तो गया है, फिर उसके बाद में तो वर्ग करके घटा दीजिए, उससे क्या दिक्कत है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग और माइनस क्या कर देंगे बेटा, समीकरण 2 का वर्ग, यानी वर्ग करके इन्हें क्या कर दो, घटा दो। जब घटाएंगे वर्ग करके तो ये अपने पास हो जाएगा tan थीटा और प्लस का sin थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस, और ये अपने पास हो जाएगा बेटा tan थीटा माइनस sin थीटा इसका होल स्क्वायर, और इधर वर्ग करके घटाएंगे तो ये अपने पास हो जाएगा m² और माइनस का n², ठीक है। आप कहेंगे ठीक है सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखिए, इसमें लगा दो a+b का होल स्क्वायर, इसमें भी a-b का होल स्क्वायर, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये पूरा बन गया a² और माइनस ये बन गया b², एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, मुझे लगता है यही ज़्यादा सही से बन गया a² माइनस b², ठीक है। लगाइए, क्या होता है इसका फॉर्मूला, a+b, a की जगह बेटा tan थीटा है, प्लस b और b की जगह sin थीटा, a+b और b की जगह a+b, b की जगह कितना है, तो आप कहेंगे b की जगह tan थीटा और माइनस का sin थीटा, ये तो a+b। फिर होता है a-b, a की जगह कितना है, आप कहेंगे सर tan थीटा प्लस का sin थीटा, और माइनस b और b की जगह कितना है, तो आप कहेंगे tan थीटा और माइनस का sin थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज, बराबर में कितना चल रहा है अपने पास, आप कहेंगे सर m² माइनस n² चल रहा है, m² माइनस n²। इसे जब और कैलकुलेट करेंगे तो ये ब्रैकेट खोल दो, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा और प्लस का sin थीटा, प्लस चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का tan थीटा और माइनस का sin थीटा, यहाँ पर भी खोलेंगे tan थीटा और प्लस का बेटा sin थीटा, और माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस का tan थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर प्लस का sin थीटा, और बराबर में अपने पास कितना चल रहा है, तो आप कहेंगे सर m² माइनस का n² चल रहा है। यहाँ से अगर मैं थोड़ा ध्यान से समझूं तो ये देखिए कुछ वैल्यू कट रही है, ये माइनस के sin थीटा से बेटा प्लस का sin थीटा कट जाएगा, माइनस के tan थीटा से प्लस का tan थीटा, जब ये काट देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा अपने पास, समझिएगा ध्यान से, इस तरीके से आ जाएगा tan थीटा और tan थीटा जुड़कर कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 2 tan थीटा इंटू sin थीटा, और sin थीटा जुड़कर कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 2 sin थीटा, और बराबर में अपने पास m² माइनस n² चल रहा है, ठीक है। तो इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और sin थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा, और बराबर में अपने पास कितना है बेटा m² माइनस का
एन स्क्वायर। इसे आप समीकरण कितनी मान लीजिए, तो आप कहेंगे सर इसको हम समीकरण मान लेते हैं कितनी, 3, क्योंकि 2 तो हम मान चुके हैं। ये हमारी कौन सी साइड आ गई निकल के, तो आप कहेंगे सर ये साइड हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें 4 अंडर रूट एम एन निकालना है। कितना निकालना है, 4 अंडर रूट एम एन निकालना है। ठीक है, तो 4 अंडर रूट एम एन कैसे निकालेंगे उस पर भी ध्यान दीजिए। अब यहां से निकालेंगे हम लोग 4 अंडर रूट एम एन, वैल्यू लगाइए, 4 तो बाहर है ही, अंडर रूट एम एन और एम की जगह कितना है, तो आप कहेंगे सर एम की वैल्यू हमें दे रखी है टेन थीटा प्लस साइन थीटा और एन की वैल्यू है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। इसे उठाएंगे और इसकी जगह पर हम लोग लगा देंगे, एम की जगह लगा देंगे टेन थीटा और प्लस का साइन थीटा और एन की जगह लगा देंगे बेटा टेन थीटा और माइनस का साइन थीटा। ठीक है, लेकिन ये मान हम लोगों ने लगाए कहाँ से, ये बताना जरूरी होता है। तो हमने ये मान लगाए बेटा समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से जब ये मान लगा दिए तो समझिएगा बराबर में अपने पास ये 4, और अगर इसे सही से देख रहा है बेटा तो ये बन गया a प्लस बी और ये माइनस बी, ये बन गया a स्क्वायर। a की जगह कितना है, आप कहेंगे टेन थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है साइन थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे 4 अंडर रूट टेन थीटा का होल स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं देखूं भाई, एक नियम हम लोग जानते हैं कि साइन कोच को तोड़ते नहीं, बाकी किसी को छोड़ते नहीं। तो भाई टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉज स्क्वायर थीटा, और माइनस का ये अपने पास कितना है, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अगर और ढंग से इसे देखा जाए बेटा तो ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा 1 बटे कॉज स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 बच जाएगा। आप कहेंगे ये भी बात चलिए सही है, और अंडर रूट ये अपने पास कितना है साइन स्क्वायर थीटा, और आप अच्छे से जानते हैं कि 1 बटे कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, और माइनस का 1 तो अपने पास है ही, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास 4 अंडर रूट ये साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, और आप अच्छे से जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है बेटा टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बराबर में अपने पास आ जाएगा 4, साइन स्क्वायर थीटा से बाहर साइन थीटा आ जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा से बाहर कितना टेन थीटा, और ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये 4 अंडर रूट एम एन की, ये किसकी वैल्यू आ गई, तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4 अंडर रूट एम एन की आ गई। ठीक है ना। अब मेरी बात समझिएगा, समीकरण 3 और ये समीकरण हमने कितनी मान ली, 4। अब समीकरण 3/4 से थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं छोटा छोटा सा, या इस साइड में लिख दें, चलिए भाई इस साइड में लिख देते हैं। ठीक है, इसे मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं, यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए मैं यहां से एक काम करता हूं, मैं यहां देखता हूं समीकरण कितने से, तो आप कहेंगे सर समीकरण, यहां से मैं देख रहा हूं भाई समीकरण 3/4 से, और 3 और 4 से बेटा जब मैं यहां से देखूंगा तो मेरी बात एक बात समझिए, देखिए इस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की भी वैल्यू 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा आई है, और यहां से अगर देखूं 4 अंडर रूट एम एन की भी वैल्यू भी कितनी आई है, 4 साइन थीटा इंटू कितनी आई है, तो आप कहेंगे इंटू टेन थीटा आई है। तो दोनों की वैल्यू सेम आई है, जब दोनों की वैल्यू सेम आई है तो हम सीधे से शब्दों में कह देंगे कि एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर बराबर में कितना है, 4 अंडर रूट एम एन है, बराबर में कितना है, 4 अंडर रूट एम एन है। और यही बात हमें क्या करनी थी, तो आप कहेंगे सर यही बात हमें सिद्ध करनी थी, इस तरीके से हम इसे बॉक्स में बंद कर देंगे, इस तरीके से हम इसे बॉक्स में क्या कर देंगे, तो आप कहेंगे सर इस तरीके से इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, तो आप कहेंगे सर प्रूव्ड है। बताइए क्लियर है सभी का। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन हमें करना था, क्लियर है। देखिए मैं शुरू से आपको दिखाता हूं कि क्या है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है बेटा, 6 नंबर में आता है। देखिए ये हमारा प्रोसेस इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है।
पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली, उसके बाद राइट हैंड साइड निकाली, फिर हमारे पास काम हो गया। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। देखिए भाई क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है बेटा, एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा है। देखिएगा ध्यान से समझिए, यहां से कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन है जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। चलिए मैं यहाँ पर पूरा बना के आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास बेटा एक रहा शंक्वाकार बर्तन, यहाँ पर पेन में ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा एक मेरे पास बेटा शंक्वाकार बर्तन इसका, ठीक है ना। ये मेरे पास एक शंक्वाकार बर्तन है इस तरीके से। ये मेरे पास बेटा एक शंक्वाकार बर्तन है, ठीक है। ये शंक्वाकार बर्तन, और आपको अच्छे से पता है ना इसमें पानी साफ साफ इसने एक बात कह रखी है, क्या कह रखी है बेटा कि देखिए क्वेश्चन ने कहा एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसकी देखिए आधार की त्रिज्या तो कितनी है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये वाली वैल्यू बेटा 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसमें जबकि ऊंचाई इसकी 24 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई हमारे पास ये होती है जो कि इन्होंने 24 सेंटीमीटर दे रखी यहां से लेकर यहां तक। फिर कह रहा है पानी से पूरा भरा है, पानी से पूरा भरा है, भाई इसमें पानी भर दीजिए ऐसे करके। ये पानी से पूरा क्या भरा हुआ है, चलिए मैंने इसमें पानी पूरी तरीके से भर दिया, ये भर दिया, ठीक है, सही है, ठीक है ना। कह रहा है इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है। एक बेलनाकार बर्तन भी है हमारे पास। देखिए बेलनाकार बर्तन ऐसे होगा, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक बेलनाकार बर्तन है। ये 6 नंबर में बेटा पूछा गया क्वेश्चन है, 6 नंबर में बेटा पूछा गया क्वेश्चन है। डायग्राम थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, इस तरीके से, है ना। कह रहा ये हमारे पास है कि जिस कह रहा भी पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इस बेलन के आधार की त्रिज्या ये कितनी है, तो आप कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फिर कह रहा है बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि हमने जब इसमें से शंकु में से निकाल कर इसमें पलटा पानी, तो मान लीजिए ये पानी यहाँ तक भर गया। मान लीजिए बेटा कि वो पानी कहाँ तक भर गया, यहाँ तक भर गया, और हमने मान लिया कि वो पानी जो भरा गया वो कितनी ऊंचाई तक भरा गया, स्मॉल एच सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा गया। इसको हम कैपिटल मान लें, चलिए भाई इसको कैपिटल मान लेते हैं, कैपिटल एच सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर गया, ठीक है ना। तो ये निकालना है, तो सीधी बात है जितना पानी भरा होगा ऊंचाई भी उतनी ही ली जाएगी, ठीक है। तो अब मेरी बात थोड़ी सी समझना, यहाँ पर एक बात ये बताइए, आपने शंक्वाकार बर्तन में से पानी निकालकर इस बेलनाकार बर्तन में जब डाला, तो इस शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु में तो पूरा पानी भरा हुआ है, तो शंकु का आयतन और शंकु का आयतन और इस बेलन में पानी का आयतन दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इस बेलन से जो पानी, इस शंक्वाकार बर्तन से जो पानी निकल के गया है वही पानी उसमें है, और उसी की ऊंचाई पूछी जा रही है हमसे। पूरी तो ऊंचाई पूछी नहीं जा रही, पूरे बेलन की नहीं पूछी जा रही है, जितना पानी है उसकी ऊंचाई। तो हम कह देंगे भैया शंकु में पानी का आयतन बराबर होगा किसके, बेलन में पानी का आयतन। तो शंकु में पानी के लिए, है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल के बेटा प्रॉपर करेंगे, शंकु में पानी के लिए, शंकु के लिए। आप दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो पॉइंट रहेगा बेटा शंकु के लिए, या खाली शंकु हेडिंग डाल देना, खाली क्या डाल देना बेटा, शंकु हेडिंग। अगर मैंने यहाँ पर शंकु डाल दिया बेटा, और एक बात तो सही है, शंकु अगर मैंने हेडिंग डाली है तो इसकी ही बीमार लेंगे, इसमें तिरक ऊंचाई की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो शंकु की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, आप कहेंगे सर आर बराबर 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई स्मॉल एच मान लो जो कि दे रखी है 24 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ हेडिंग डालेंगे भैया बेलन, बेलन, बेलन लिख लो, या बेलन में पानी के लिए, बेलन में पानी के लिए,
बेलन में जो पानी है केवल उसकी बात हो रही है बेटा, पूरे बेलन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अगर मैं बेलन में पानी के लिए बात करूं तो आप कहेंगे सर बेलन में जो पानी है वो त्रिज्या तो उसकी भैया आर बराबर कितनी है 10 सेंटीमीटर, लेकिन स्मॉल आर अगर त्रिज्या मान लिया आपने शंकु की तो इसकी कैपिटल आर मान लो। यहाँ पहले तो इसकी ऊंचाई मान लो कि माना इस बेलनाकार पानी है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो आप कहेंगे सर उसकी ऊंचाई हमने कैपिटल एच सेंटीमीटर मान ली, कैपिटल एच सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर मान ले रहे हैं जो कि कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो अब हम आराम से सब कुछ लगा सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना, यहाँ एक नोट पॉइंट ये लिख देना ऐसे करके कि चूंकि शंक्वाकार बर्तन से पानी निकलकर बेलनाकार बर्तन में जाता है, ये बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है जी, तो कह रहा है देखिए बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है ना, तो ऐसे लिख देना यहाँ पर चूंकि शंकु या शंक्वाकार, क्या लिखेंगे बेटा, शंक्वाकार बर्तन से पानी, शंक्वाकार बर्तन से पानी, शंक्वाकार बर्तन से पानी बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है, बेलनाकार बर्तन में बेटा पलटा जाता है। और हमेशा याद रखिए कि जब भी पानी इधर उधर करो एक आकृति से दूसरी आकृति बनाओ तो आयतन कभी भी चेंज नहीं होते, इसीलिए हम कह सकते हैं शंकु में पानी का आयतन, इसीलिए कह सकते हैं बेटा कि शंकु में पानी का आयतन, शंकु में पानी का आयतन, या बेल इसमें लिख दें, चलिए पहले मैं बेलन लिख दे रहा हूँ फिर इधर उधर करना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं बेटा कि बेलन में पानी का आयतन, बात है कि इधर उधर लिखने से दिक्कत नहीं होती, बेलन में पानी का आयतन, बेलन में पानी का आयतन बराबर होगा शंकु में पानी का आयतन, बराबर शंकु में पानी का आयतन, दोनों बराबर होंगे पानी का आयतन। तो शंकु में पानी का आयतन लिख दें, शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन, बात एक ही है। ठीक है, और आप अच्छे से जानते हैं बेलन में पानी का आयतन मतलब बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल लेना। और शंकु में पानी का आयतन मतलब शंकु का आयतन जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप कहेंगे बात एकदम ठीक है सर आपकी, अब मेरी बात समझिए। देखिए यार पाई से तो पाई कट जाएगा और बाकी की हम लोग क्या करते हैं वैल्यू लगा देते हैं, बाकी की हम लोग क्या करते हैं वैल्यू लगा देते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 दे रखी है, तो इसकी जगह 10 लगा दो, इसका होल स्क्वायर इंटू कैपिटल एच जो कि निकालना है 1/3 इंटू स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू बेटा 5 दे रखी है, कितनी दे रखी है 5, और स्मॉल एच की वैल्यू 24 दे रखी है। तो स्मॉल आर की वैल्यू 5 है, इसका होल स्क्वायर, स्मॉल एच की वैल्यू बेटा 24 दे रखी है। इसकी काटापीटी कर दीजिए, देखिए काटापीटी करेंगे तो ये हमारे पास 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से बेटा आ जाएगा, 10 का तो वर्ग हो जाएगा 100 इंटू एच, और 5 का वर्ग होता है बेटा 25 और गुणा में 8, तो ये आ जाएगा 100 गुणा एच, और 25 अट्ठे बेटा 200 होता है। जब इसे काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये अपने पास हो जाएगा एच एकम एच और बराबर में 2 और ये सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जब बेलनाकार बर्तन में पानी जाएगा तो वो कितनी सेंटीमीटर ऊंचाई तक हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ जाएगा, और ये हमारा इस क्वेश्चन का बेटा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी का? तो ये हमारा इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिएगा मैं दिखाता हूं दोबारा से, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था वास्तव में। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, ठीक है, थोड़ा सा समझिए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बेटा बात करूं तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछा भी बहुत जाता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती, कब हो रही है भाई 1/3 ये भिन्न जाती, जब, जब नहीं यहाँ पर जब कर लेना बेटा, यहाँ पर क्या होगा तो आप कहेंगे सर जब होगा, जब
उसके अंश में से एक घटाया जाता है। जब भी भिन्न की देखिए बात हो, ठीक है, तो आप शुरू में क्या कर लेना, आप भिन्न का अंश और हर मान लेना, क्योंकि कोई भिन्न होती है तो उसमें अंश और हर जरूर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे कि भिन्न का माना भिन्न का अंश, मान लीजिए कि भिन्न का जो अंश है बेटा वो बराबर x है, और हर कितना मान लीजिए इसका, तो आप कहेंगे ये y मान लिया। अगर भिन्न का अंश x है, हर y है, तो वो भिन्न कितनी हो जाएगी ये भी समझिएगा। तो इसीलिए वो भिन्न हो जाएगी। भिन्न का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है अंश बटे हर। अंश x है और हर अपने पास y है। अगर हमने दो, सीधी सी बात है, अगर हमने बेटा दो चर लिए हैं तो दो कंडीशन तो जरूर आएंगे प्रश्न में। तो एक जगह डाल देंगे फर्स्ट कंडीशन, पहली बार में जो प्रश्न बात कहेगा उसे लिख देंगे फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन में प्रश्न ने ये कहा है बेटा एक भिन्न 1/3 हो जाती। कब हो जाती है? जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। लेकिन अंश में से एक घटाया जाता है, और हर के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया, मतलब हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंश में से एक घटाने को कह रहा है, तो अंश बेटा x है अपने पास, इसमें से एक घटाएंगे तो x - 1। हर की बात नहीं कर रहा है, मतलब हर वही रहेगा। अब ये जो भिन्न है वो किसके बराबर हो जाती है? 1/3 के। 1/3 हो जाती है, मतलब 1/3 के बराबर हो जाती है। इसका ये मतलब होता है तिरछी गुणा कर देंगे तो 3 की x से गुणा 3x - 3 एकम 3 और बाई एकम बेटा बाई हो जाएगा। कुल मिला के ये कह दीजिए कि यहाँ से अपने पास जो बाई का मान निकल के आ जाएगा वो 3x - का 3 आ जाएगा। और इसके लिए हम लोग समीकरण कितनी मान लेते हैं? 1 मान लीजिए। फिर मैं बात करूंगा बेटा किसकी? सेकंड कंडीशन की। अगर मैं यहाँ से सेकंड कंडीशन की बात करूं, सेकंड कंडीशन, अगर मैं यहाँ पर सेकंड कंडीशन की बेटा बात करूं, तो सेकंड कंडीशन में ये कहा है क्वेश्चन ने कि और ये 1/4 हो जाती। कब हो जाती? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि अंश की जिक्र नहीं कर रहा है, तो अंश तो अपने पास वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। हर में 8 जोड़ दीजिए, बाई + 8। अब ये भिन्न कितनी हो जाती? हो जाने का मतलब बराबर हो जाती है बेटा 1/4 के। तो 1/4 तिरछी गुणा करेंगे तो 4x और बाई + 8 एकम हो जाएगा बेटा बाई + 8। समीकरण 1 से बाई + 8 की वैल्यू कितनी है? 3x - 3 है, तो यहाँ लगा दो उठा के 4x, और इस बाई की जगह हम लोग कितना लगा देंगे? तो आप कहेंगे सर 3x - 3 लगाओ। 3x - 3 और प्लस का 8, ये मान लगाया कहाँ से? तो यहाँ लिख के दिखा देंगे सर, ये मान हमने लगा दिया समीकरण 1 से। कहाँ से लगा दिए? तो आप कहेंगे सर ये मान हम लोगों ने समीकरण 1 से लगा दिए। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये 4x और 3x को इधर लाएंगे -3x, माइनस का कितना हो जाएगा 3x, और 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? प्लस का 5। और 4x में से 3x घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास केवल x, और बराबर में कितना? 5। तो इस तरीके से ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई बेटा? x की वैल्यू। अब ये x का मान उठा के रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे बेटा चूंकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान बेटा समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। देखिए एक है बाई बराबर, समीकरण 1 है बाई बराबर 3x - 3, बाई बराबर बेटा 3x - 3, और x की जगह कितना रख देंगे? 5, और माइनस का हो जाएगा 3। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो बाई बराबर 5 × 3 = 15 माइनस का 3, बाई बराबर 15 में से 3 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 12। ये किसकी वैल्यू आ गई? तो आप कहेंगे 12, यानी बाई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से लास्ट में हमसे पूछा क्या गया है? तो आप कहेंगे लास्ट में कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी भिन्न पूछिए, तो x और y निकल गए, मतलब भिन्न आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? आराम से निकाल सकते हैं, चूंकि भिन्न कह दो या अतः भिन्न कह दो, बात एक ही है। अतः भिन्न हमारे पास x/22 थी, और x की वैल्यू बेटा अपने पास 5 आई है, और y की वैल्यू 12 आई है। ये हमारा आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इस पर चलिए लगा देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन धुआंधार तरीके से पूछा जाता है। तो वास्तव में इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमें
करना चाहिए था। जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, देखिएगा ध्यान से। ये 6 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, जबकि देखना इस क्वेश्चन में बेटा कोई दम नहीं है। ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, पता नहीं क्यों, कैसे, किस लिए रख दिया, वो एग्जामिनर जाने, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में ये कहा गया है हमसे साफ साफ शब्दों में बेटा जी कि सभी खंड कीजिए, करा समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को बच्चों क्या करना है, हल करना है। तो कैसे हल करते, चलिएगा करते हैं शुरू। समीकरण हमारे पास ये दे रखी है बेटा, 1/x-1 और x-2 और ये प्लस का 1/x-2 और x-3 और बराबर में हमें दे रखा है 2/3। कह रहा है एक्स का मान 1 2 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 3 में से कोई सी भी वैल्यू यहाँ उठा के लगाएं बटे में 0 बन जाएगा, और किसी संख्या के बटे में 0 आता है वो अपरिभाषित मान होता है। देखिए कहीं भी भिन्न दिखाई दे, बीच में प्लस और माइनस हो, तो तुरंत बेटा हर का एलसीएम। देखिए अगर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं कोई ब्रैकेट तो नहीं एक बार लिखा जाता है, एक एक बार लेते हैं। x-1 भी लिया जाएगा और x-2 भी लिया जाएगा और बेटा x-3 भी। अगर मैं यहाँ से x-2 x-1 से x-1 कट जाएगा, x-2 से x-2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, x माइनस बेटा 3 बचेगा। और x-3 की जब मैं तिरछी गुणा 1 से करूंगा तो यहाँ मेरे पास x-3 ही आएगा और ये प्लस। फिर मेरे पास देखिए x-2 से x-2 कट जाएगा, x-3 से x-3 बचेगा क्या, x-1। तो जो x-1 बच रहा उसकी मैं गुणा कर दूंगा किससे, 1 से, तो ये x-1 आ जाएगा और बराबर में अपने पास 2/3। तो ऊपर अपने पास x-3 प्लस और ये x-1। नीचे अभी गुणा मत करना, थोड़ा सा पेशेंस रख के करिए। एक आध गुणनखंड हो सकता है बेटा कट जाए, एक आध गुणनखंड हो सकता है कि कट जाए, और ये x-3 चल रहा है और बराबर में अपने पास 2/3। ठीक है, x और x जुड़कर हो जाएंगे बेटा 2x और -3 -1 माइनस का 4 हो जाएगा और बटे में x-1 और x-2 और x-3 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में 2/3 अपने पास चल रहा है। ऊपर से 2 कॉमन है बेटा, तो x-2 बचेगा और नीचे अपने पास x-1 और x-2 और ये बेटा x-3। ठीक है, और बराबर में अपने पास 2/3। देखिए यहाँ पर काटने का एक प्रॉपर रीजन भी हम देंगे, जो काट रहे हैं काटने का प्रॉपर रीजन। देखिए x-2 से बेटा x-2 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब ये कटा क्यों, ये प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा आपके लिए। इसलिए कट गया क्योंकि अगर मैं इस x-2 को उठाकर 0 के बराबर रखूं तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी निकल के, जो कि इन्होंने साफ साफ मना कर दिया बेटा x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, x की वैल्यू 2 भी नहीं हो। तो ये इसलिए कट गया क्योंकि x नॉट इक्वल है किसके, 2 के, इसीलिए ये कट गया, अन्यथा नहीं कट पाता, अन्यथा बेटा नहीं कट पाता। ठीक है, ऊपर क्या बच गया, तो आप कहेंगे 1 और नीचे अपने पास बच गया कितना, ये रीजन सामने देना पड़ेगा, और नीचे बच गया x-1 और बचेगा x-3 और बराबर में 1/3। आप तिरछी गुणा कर लीजिए। जब हम तिरछी गुणा करेंगे बेटा तो 3 एकम हो जाएगा 3, x-1 x-3 की जब 1 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा बेटा x-1 और x-3। तो ये 3 तो है ही, और इसके अंदर गुणा करेंगे x की करेंगे तो x स्क्वायर, x की -3 से -3x, -1 की x से -x और माइनस माइनस प्लस का 3 एकम 3। आप कहेंगे सर इससे अच्छा तो इसे काट दीजिए, आप इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं। प्लस के 3 से बेटा ये प्लस का 3 तो कट जाएगा, प्लस के 3 से तो हमारे पास प्लस का 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो आप कहेंगे इधर सर 0 बच जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर -3x -x माइनस के हो जाएंगे 4x। ठीक है सर, आप क्या करेंगे यहाँ से, ये उधर एक्स स्क्वायर -4x को बेटा इस साइड में लिख लो और 0 को इस साइड में लिख लो। साइड चेंज करने पर पदों के चिन्हों पर फर्क ही नहीं पड़ता, आप जानते हैं। दोनों में से x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x माइनस का 4 और बराबर में 0, एक एक बार 0 रख दो इनके। तो यहाँ से क्या करेंगे, यदि x बराबर 0 तो x का मान 0 ही आएगा, और यदि
x माइनस 4 बराबर बेटा 0, तो माइनस का 4 है इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। तो लास्ट में हम अपना आंसर ऐसे करके दे देंगे कि अतः x की दो वैल्यू बेटा निकल के आ गई, x बराबर एक तो 0, दूसरी 4, और ये आंसर है। 0 और 4 हो सकती हैं, कौन कौन नहीं हो सकती हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा बेटा, ये नहीं हो सकती 1 2 3 नहीं हो सकती, 0 और 4 तो हो सकती हैं। उन्होंने 0 और 4 के लिए मना नहीं किया है। आप चेक करना चाहें तो चेक भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए चेक अगर मैं करके देखूं तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 0 रख दूंगा इसमें, और वो हल करने के बाद कितना आना चाहिए, 2/3। चेक करिएगा, अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा, यहाँ 0 रखूंगा, तो ये अपने पास हो जाएगा बेटा 1/-1 और -2, और प्लस का यहाँ 0 रखूंगा और यहाँ पर 0 रखूंगा, अभी चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/-2 और ये -3, और ये कितना आना चाहिए, 2/3। अगर नहीं आया तो उसे भी हम कर देंगे। तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे +2 एकम 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे प्लस 1/3 दूनी 6, तो 6 और 2 का एलसीएम 6 2 3 6 और प्लस 6 एकम 6, 3 और 1 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 आ रहा है। इसका मतलब सही है, और वो वाला भी इसी तरीके से चेक करेंगे तो भी सही हो जाएगा। बताइए क्लियर है सभी का? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगर आपके लिए ये लेक्चर्स हेल्पफुल हैं तो मैं प्रॉपर इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस लगवा दूंगा। बताइए किसी को यहाँ तो देखिए, ये अथवा में आया 6 नंबर का, ये उसके अथवा में आया, यानी कि ऊपर वाला करना है हमें, या तो ये वाला करना है बेटा, या तो ऊपर वाला करना है या तो हमें ये वाला। तो हम लोग तो सारे ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे, कोई एक क्वेश्चन करेंगे दोनों में से। तो अथवा में ये क्वेश्चन है, हमसे क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, ठीक है ना। तो पहले तो लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक कह रहा है। चौड़ाई से अगर अधिक कह रहा है तो आप चौड़ाई को x मान लीजिए। आप क्या करिए, मान लीजिए कि माना आयताकार पार्क की चौड़ाई, आयताकार पार्क की चौड़ाई आप मान लीजिए बेटा, आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी है, x मीटर। तो इसीलिए लंबाई कितनी हो जाएगी, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया जो लंबाई है ना उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक, अधिक का मतलब ज़्यादा है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगी x + 8 मीटर। एक चर लेके करते हैं तो प्रश्नानुसार में काम चल जाता है। अब वो कह रहा है प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है प्रश्न, इनकी भी सुन लीजिए। प्रश्न ने साफ साफ एक बात ये कह रखी बेटा कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कह रहे यदि पार्क का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। वेरी इजी, ठीक ना। 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 240 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल का बेटा सूत्र लगा दीजिए। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, बराबर में 240। लंबाई हमारे पास कितनी है, आप कहेंगे x + 8 है, इंटू चौड़ाई x है बेटा, और बराबर में अपने पास 240। x के अंदर गुणा करेंगे तो ये x² प्लस का 8 है, ये प्लस का 240 है, इधर आके बेटा माइनस का 240 बराबर में 0। 240 के ऐसे दो गुणनखंड करो जिनकी गुणा 240 है और घटाने पर बेटा 8 आना चाहिए। तो इधर साइड में रख के काट के देख ले रहे हैं 240। तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, और 2 छंग 12 0। देखिए 2 दूनी 4, 60 में से जब हम 4 घटाते हैं 8 नहीं आता, 2 से फिर काटिए, 2 3 6 और ये 0। 2 दूनी 4 दूनी 8, 30 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास नहीं आएगा 8, है ना। 2 से फिर काटिए, 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 15 में 16 नहीं आएगा, 3 से काटिए तो 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा 15, और 5 से भी काट दीजिए, अब उसे क्या छोड़ो, 5 एकम 5। जब भी ऐसी सिचुएशन आए बेटा तो आप क्या करना, इस 2 को यहाँ से हटा के नीचे लगा लेना। अब चेक करके देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना, और 8 तियाँ कितना 24, और 5 दूनी 10, ठीक है ना। 24 में से 10 घटाएंगे, काम नहीं बनेगा। और अगर मैं यहाँ तक देखूं केवल 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 तियाँ 15 दूनी 30, नहीं बनेगा काम। तो आप क्या करेंगे, 1 2 को यहाँ से हटा के फिर से ये 2 नीचे लगा लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए चेक करके, अब इन वाले 2 का हमें कोई मतलब नहीं जो काट दिए। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, है ना, फिर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। आगे देखिए इन तीनों का जो गुणनफल आ रहा है वो 12 आ रहा है, और इन तीनों का गुणनफल 5 दूनी 10 दूनी 20 आ रहा है,
और जब हम 20 में से 12 घटाते हैं तो 8 आ जाता है, और 20 और 12 की जब गुणा करते हैं बेटा तो 240 भी आता है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर 8 की जगह लिख सकते हैं 20 माइनस का 12 और ये x और माइनस का 240 बराबर 0। बेहतरीन मेथड है बेटा ये। और मैं आपको छोटी सी बात और बता दूं, अगर आपको ये अनुमान ना लगा पाए और क्वेश्चन 6 नंबर का है तो बेधड़क बेटा श्रीधराचार्य इसमें लगा देना आप लोग, जिसे हम द्विघात सूत्र के नाम से भी जानते हैं। और गुणनखंड सबको आना चाहिए अगर 6 नंबर लेना है भाई। तो ये एक्स स्क्वायर 20 की x से गुणा करेंगे 20x और प्लस माइनस माइनस 12 की x से गुणा करेंगे 12x माइनस का 240 बराबर 0। दो पदों में कॉमन ले लीजिए, दो पदों में कॉमन लेंगे तो यहाँ से बेटा कुछ छूट गया, देखिए यहाँ से कुछ छूट गया। आप कहेंगे सर x छोड़ दिया आपने, और माइनस का 12x हो जाएगा और माइनस 240 बराबर में कितना 0। इन दोनों में से x कॉमन है तो यहाँ x प्लस का 20 बचेगा, माइनस का बेटा 12 कॉमन है तो बचेगा x प्लस का 20 बराबर में 0। यहाँ से x प्लस 20 बेटा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस का 12 बराबर 0। जब एक से ज़्यादा गुणनखंडों के बराबर में 0 होता है तो उनके बराबर में एक एक बार 0 रख देते हैं। यदि x प्लस 20 बराबर 0 तो ये प्लस का 20 है, इधर आके माइनस का 20। देखिए जो हमारे पास भुजा है ना x, वो भी एक दूरी है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये चीज क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। ठीक है, एक बार इसके लगा दीजिए। यदि x माइनस का 12 बराबर 0 तो ये माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12। अब हमसे लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लंबाई x प्लस 8 है तो निकाल दीजिए, इसीलिए हम कह सकते हैं लंबाई है x प्लस का 8, वो भी सेंटीमीटर, और x की वैल्यू बेटा 12 लगाओ, प्लस का 8 और वो भी सेंटीमीटर, और 12 8 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी कि उस आयताकार पार्क की लंबाई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। अगर मैं उसकी क्या निकालूं, चौड़ाई निकालूं बेटा, तो चूंकि चौड़ाई हम लोगों ने मानी थी उसकी x सेंटीमीटर मानी थी या मीटर मानी थी। आप कहेंगे सर मीटर मानी थी, आप सेंटीमीटर धुआंधार तरीके से लिखे जा रहे हैं। तो x की जगह x की वैल्यू 12 मीटर। आप कहेंगे सर चेंज तो कर दीजिए, चलिए भाई चेंज कर देते हैं, आप परेशान मत होइए। देखिए यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मीटर हो जाएगा। ऐसे ये भी मीटर और यहाँ पर मीटर में। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर है। अब मुझे एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बताइएगा क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखिए आगे के जो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन इसमें और है जो कि रचना है कंस्ट्रक्शन, जो कि आपके सिलेबस से निकाल दिया गया बेटा, क्योंकि रचना आपके सिलेबस में चैप्टर ही नहीं है। अगर एक भी क्वेश्चन होता तो मैं उसे कंप्लीटली करा देता। तो आज के बेटा इस लेक्चर में हम लोगों ने इतनी चीज़ें करी थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। देखिए आपको अगर ये क्लास नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है TR मैथ पॉइंट, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे क्लास नोट्स आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा मैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा और इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि प्रॉपर मैं सारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगवाने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। क्योंकि आपको पता है ना 2019 से बेटा अगर 2023 तक के आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो सारे बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल TR मैथ पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लगाएंगे, तो जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं एकदम धुआंधार क्वेश्चंस के साथ में, है ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।